सिर्फ नोट्स रिवाइज करो। कोई शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ईसीजी है, कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला है, और ये डिसाइड करना है कि 50-50 में हर तरह से अपना लॉजिक लगाना है, अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 घंटे का टाइम जो होगा वो मेरी रैंक को, मेरी सिलेक्शन को, हर चीज मेरा डिसाइड होने वाला है। अब सॉन्डर्स करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मैं मॉसबी, क्योंकि मैंने किया अभी मॉसबी, तो क्या मैं मॉसबी ही लेके चलूँ या फिर मेरे को सॉन्डर्स भी करना है? सॉन्डर्स एंड क्लेक्स के क्वेश्चंस करोगे वो आपके इजीली निकल जाएंगे, और ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो याद हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैम हम कितने क्वेश्चन सेफली अटेम्प्ट कर सकते हैं? लेवल देखना है पेपर का, तो एक मॉडरेट लेवल का ही पेपर हमेशा एम सेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर द प्रीलिम्स, कि आप सबने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया और मेंस तक जा रहे हो, मेंस का सफर तय करने जा रहे हो। तो कैसी है तैयारी? कुछ डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, कुछ ऐसा तो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं दिया जाता है, ये एक चीज ध्यान रखना, बहुत कम गैप होता है। और उसमें जो हमने पढ़ाई की है, जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो सब कुछ है, बस उसको एक बार रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, क्योंकि ना हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है ये सब करने का। ठीक है, बाकी अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी है तो आज ये मेंटोरशिप सेशन है जिसमें मैं आपको पूरी तरह से गाइड करने वाली हूँ, चीजों को बताने वाली हूँ, और किस तरह से एग्जाम हॉल में क्या करना है वो तो मैं बताऊंगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप सब पूछ सकते हो। यस, एक एक करके। यस। मैम एक्चुअली हम अभी मॉसबी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने लास्ट टाइम जब मॉसबी सॉल्व की थी तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे थे तब, लेकिन अभी मैं जब रिवाइज कर रही हूँ तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं। तो मुझे इस वजह से थोड़ी एंजाइटी भी हो रही है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो पहले आपने मौसमी के क्वेश्चंस किए थे? हाँ, एक बार मैंने मौसबी की हुई है और तब मेरे ज़्यादा गलत नहीं जा रहे थे, लेकिन अभी मेरे गलत जा रहे हैं। तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस आप ले रहे हो सकता है रिवीजन में बहुत ज्यादा लंबा गैप हो। देखो मैं 2-3 चीजें बता सकती हूँ, या तो हो सकता है एक बार पढ़ने से हमें उस बुक का 15-20% भी नहीं आता, ये मैं आपको क्लियरिटी बता दूं, वो भी मौसमी के क्वेश्चंस। सॉन्डर्स के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉन्डर्स एंड क्लेक्स के क्वेश्चंस करोगे वो आपके इजिली निकल जाएंगे, और ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो याद हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मौसमी के थोड़े लेवल अलग है। ठीक है, तो वहां के क्वेश्चंस को करने में आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ सकती है। अभी लास्ट टाइम पे अगर क्वेश्चंस में गलती ज्यादा हो रही है, हमें नहीं आ रहा है, उन्हीं बच्चों को करना चाहिए जिन्होंने पहले कर रखा है। लेकिन जिन्होंने पहले किया ही नहीं है, अगर 4 दिन में चाहेंगे कि मौसमी हो जाए तो नहीं हो सकता। आपको इस टाइम पे अपने नोट्स को पक्का पक्का करके जाना है, क्योंकि वहां पे ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप क्वेश्चंस जो है कितने ज्यादा क्वेश्चंस करके आ रहे हो, यहाँ पे ये मैटर कर रहा है कितनी क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, और उस 160 में आपकी अटेम्प्टिंग कितनी ज्यादा होगी करेक्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, सबके लिए वही क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन हम नया कॉन्सेप्ट 4 दिन में नहीं बना सकते, ना ही हम 4 दिन में उसके रैशनल को समझ के वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं जो शायद पहले किसी ने किया होगा। तो बेस्ट इस टाइम पे इस सिचुएशन में हमारे लिए क्या है कि हम अपने जो नोट्स हमने पढ़े हुए जिससे हमने अपना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, हम उसी से डेवलप करें अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है क्या? यस, अभी जिस बच्चे ने मौसमी से रिलेटेड पूछा था, क्लियर हो गया डाउट? हाँ, हाँ मैम, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अभी मतलब सॉन्डर्स करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मैं मॉसबी, क्योंकि मैंने किया अभी मॉसबी, तो क्या मैं मॉसबी ही लेके चलूँ या फिर मेरे को सॉन्डर्स भी करना है? देखो आज 23 है और खत्म है, मतलब 23 तो गया, अब छोड़ो। 27 को आपका एग्जाम है, 24, 25, 26, सिर्फ 3 डेज है। अब इस लास्ट के 3 डेज में नोट्स रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के 2-3 डेज में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते ही नहीं। हाँ, वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पहले से ही 4-5 टाइम्स रिवाइज किया हुआ है, मैं कह रही हूँ ना 4-5 कम कह रही हूँ, उससे बच्चे भी ज्यादा टाइम्स उन्होंने किया हुआ है, स्टूडेंट्स ने 7-8 टाइम्स वाले भी बच्चे हैं। तो आप 1 टाइम्स में तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना के बराबर समझो। और अगर आपने एक बार मौसमी किया है 3 महीने पहले, तो भूल जाओ कि मौसमी का आपको कुछ भी याद रहने वाला है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो वो छोड़ दो, अभी 3 दिन में आपको कोई क्वेश्चंस नहीं करने हैं, 4-5 टाइम्स रिवीजन है, और उस सब्जेक्ट में आपका सर्कल लगा हुआ है, लाइक कि आपने कोई क्वेश्चन किया है और आपने यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा दिया कि मेरे 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स किसी चैप्टर में है और 2 ऐसे हैं जो सर्कल वाले या स्टार वाले हैं, तो सिर्फ वही वही क्वेश्चंस देख के जाना है, कि बाई चांस वही क्वेश्चन आ गया तो फिर से हम गलती कर सकते हैं, राइट? तो 2-3 आवर्स का टाइम, 2-3 आवर्स की सेटिंग आप उन क्वेश्चंस के लिए दे सकते हो जिसमें आपका पूरा शॉर्टेड है, कि अगर मैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस करने जा रही हूँ
तो उस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में मुझे सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार गलत हो रहे हैं, तो मैं 2-3 घंटे में बहुत सारे सिस्टम को रिवाइज कर सकती हूँ सिर्फ उन क्वेश्चंस को रिव्यू करके जो मेरे बार बार गलत हो रहे थे। नया तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये समझ लो, बस ये आप सिर्फ नोट्स रिवाइज करो। कोई शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ईसीजी है, कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला है, रूल ऑफ 9 है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जस्ट एग्जांपल मैं बता रही हूँ हर सब्जेक्ट के। ये चीजें रिवाइज करके जाओ इन 3 दिन में, पूरा नर्सिंग रिवाइज करके जाओ, क्योंकि 160 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है भाई? और कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो? यस। मैम कम्युनिटी से कितने क्वेश्चंस आएंगे लगभग, मतलब ये मेजर में कैलकुलेट होगा या हम माइनर में कंसिडर कर सकते हैं? और नॉन क्वेश्चंस ये आएंगे। हाँ हाँ, हम्म, पूछो, बोलो बोलो। तो मतलब ये इसके जैसे बाकी सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं 20s 30s में, तो ऐसे कम्युनिटी के भी आएंगे क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। देखो इस बार प्रीलिम्स में नहीं आया, फार्मा नहीं आया, कम्युनिटी नहीं आया, तो बच्चे ऐसा सोचेंगे कि यार चलो ठीक है इसको छोड़ते हैं, बट ये कहीं ना कहीं ट्रिक होता है मेंस वालों का। ये सब्जेक्ट डाला नहीं है, बच्चे सोचेंगे अरे एम्स ने तो इस पे फोकस किया, हो सकता है मेंस में बिल्कुल ना डाले, लेकिन ऐसी गलती मत करना। मेंस के एग्जाम में मैं आपको बोलूंगी सारे मेन सब्जेक्ट को रिवाइज करके जाना। अभी भी आपके पास 3 दिन का टाइम है, और इस 3 दिन में आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो अगर आप इस टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करोगे तो। अब कुछ बच्चा क्या होगा 6 से 8 घंटे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में देगा, उस क्वेश्चन में से उसको लास्ट टाइम पे नया क्वेश्चन किया है तो कुछ नहीं याद रहने वाला, ये गारंटीड है। अगर इस 3 दिन में कोई बच्चा न्यू क्वेश्चन लेके बैठ रहा है और वो सोचेगा कि मैंने 1500 क्वेश्चन कर लिए, 2000 नए क्वेश्चन कर लिए, उसका उसको 10% भी याद नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में, ये गारंटीड है, याद ही नहीं आएगा उसको, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का रिवीजन, और उसमें भी सबसे मेन सब्जेक्ट एमएसएन है, ठीक है। दूसरा आप ओबीजी बहुत अच्छे से आता है तो भी पक्का पक्का करके जाओ, क्योंकि ये सब्जेक्ट होते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आपके नेगेटिव के बहुत कम चांस होते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन करके आए हो ना, तो आपके 18 तो बिल्कुल सही ही होंगे, कोई गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन इस सब्जेक्ट को कितना भी पढ़ने के बाद हम उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें प्रायोरिटी में फंसा दिया जाता है, और हम फंसते भी हैं, बहुत सारे चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट को मैं बोलूंगी करके जाओ। पीडियाट्रिक्स में भी बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर नर्सिंग प्रायोरिटी में आप फंस सकते हो। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चंस क्या, थोड़े प्रोसीजर्स होते हैं, थोड़े प्रोसीजर्स होते हैं, लंबर पंचर हो गया, ट्रैकियोस्टमी हो गया, इस तरह के प्रोसीजर्स हो गए, वहां प्रायोरिटी क्या होता है, पोजीशनिंग क्या देते हैं, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस। तो बेसिक क्वेश्चंस ये मत सोचना कि आपको फंडामेंटल का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल अप्लाइड इन द पीडियाट्रिक आल्सो, ओबीजी आल्सो, एमएसएन आल्सो, सब में ही फंडामेंटल तो सब में यूज होता है। ये एक बेसिक सब्जेक्ट है जो हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो फंडा का बहुत कम ही आता है, सारे सब्जेक्ट पे ही वो अप्लाई होता है, तो बेसिक क्लियर होना हमारा वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे, और साइकेट्रिक, साइकेट्रिक अब क्या होता है, हम अपने टाइम को क्या करते हैं, जैसे फार्मा में लगा दिया, भाई 100 घंटे फार्मा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको टीचर एमएसएन का डिजीज कंडीशन बताएगा और ड्रग्स नहीं बताएगा। ऐसा होता है क्या? आप एनाटमी पढ़ते हो, डिजीज पढ़ते हो, उसकी दवाई भी उसके ड्रग्स भी आपको बता दिए जाते हैं, और ऐसा कुछ डिजॉक्सिन पढ़ाया जा रहा है, एमजीएसओ4 पढ़ाया जा रहा है, तो उसकी साइड इफेक्ट भी बताए जाते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी भी बताई जाती है, उसका एंटीडॉट भी बताया जाता है, उसकी प्रायोरिटी भी बताई जाती है, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो आपको डिजीज पढ़ाएगा, दवाई नहीं पढ़ाएगा, आप पढ़ते हो, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि फार्मा पढ़ना है, लेकिन जो मेन है, मेन ड्रग्स है, मेन कुछ नर्सिंग में मेन ड्रग्स होते हैं जिसे तो करना ही करना है, उसके साइड इफेक्ट को करना है, उसकी प्रायोरिटी को करना है, ये सारी चीजें करनी है, राइट। तो ये आप फार्मा में पढ़ो, और इसके साथ साथ 6 नंबर पे मैं जो सब्जेक्ट लिखूंगी वो कम्युनिटी, कम्युनिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, रीसेंट जो भी आपके कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, प्रोग्राम्स में कुछ चीजें हुई हैं जो फीमेल्स के लिए यूज हुआ है, बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए यूज हो रहा है, वो प्रोग्राम्स आप यूज कर सकते हो, मतलब वो सब पढ़ के जा सकते हो। रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं, बाकी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, डिजीज कंडीशन है, कोई नई डिजीज आई है उसके बारे में एम्स ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये सब कुछ सीजनल चल रहे होते हैं वो पूछ लेता है, तो कम्युनिटी भी पढ़ के जाना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं एक बार रिव्यू करके जाना है, ऐसा नहीं कि कम्युनिटी में लगे हैं तो हमने पूरा एक दिन कम्युनिटी में ही निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो इस 3 दिन में
अगर कोई सब्जेक्ट रिवाइज हो या ना हो, बट ये सब्जेक्ट जरूर रिवाइज करके जाना है। इसके अलावा मैंने आपको पहले से ही बोल रखा है कि छोटे सब्जेक्ट को भी रिवीजन में रखना है। आपका रिसर्च भी इसमें आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, माइक्रोबायोलॉजी भी आएगा, और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि भाई 160 क्वेश्चंस आ रहा है आपका। कितने? 160 ही आ रहे हैं ना, 40 40 40 40 80 और 80 160। तो ये जो 160 क्वेश्चंस हैं आपके, इस 160 क्वेश्चंस में नर्सिंग के क्वेश्चंस ही आएंगे, नॉन नर्सिंग तो है ही नहीं। तो क्वेश्चंस तो यही नर्सिंग से बनाए जाएंगे ना, तो ये सारे सब्जेक्ट भर भर के आने वाले हैं आपके, ठीक है। जिसमें एम्स ने खुद लिख के दिया हुआ है कि वो क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, वो आपसे सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस को ज्यादातर रखेगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, एक सेक्शन बंद हो जाएगा, दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते। यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो लेंदी क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे और पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उस 45 मिनट्स के टाइम में बच्चा 40 क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहा है, तो वो भी देख रहे हैं कि इतने टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हो। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन बंद होने के बाद फिर 40 का सेक्शन दोबारा आने वाला है फॉर 45 मिनट्स। समझ रहे हो? तो आपको ये मैनेज करना है कि मैं सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर लूं। ऐसा ना हो कि लास्ट में हमारे इजी क्वेश्चंस हैं, या मिड ऑफ द जो होता है पेपर उसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं, और हम एक लाइन से करने के चक्कर में टाइम भी चला जाता है और सारे क्वेश्चंस को रिव्यू नहीं कर सकते। तो आप हमेशा पेपर को राउंड में करोगे, ये जरूर ध्यान रखना कि मैं चारों क्वेश्चन को 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में रिव्यू कर लूं एक बार, जिससे मैं इजी क्वेश्चंस को फटाफट निकाल लूं। उसके बाद मैं सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को निकालूं जो थोड़े क्लिनिकल और सिनेरियो बेस्ड लग रहे, बीपी वगैरह दिया है, पल्स दिया है, मुझे पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको राउंड 1 राउंड 2 ऐसे राउंड्स में पेपर को करने हैं, और ये राउंड से करने का एक तरीका होता है, हमारा टाइम भी मैनेज होता है और हम पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को पढ़ के भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारा किसी सेक्शन का कोई क्वेश्चन छूट जाए हमारी नजरों से। हमें अपने नजरों से सारे क्वेश्चंस को निकालना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, राइट। तो ये तरीका है ऐसा करने का। बाकी कुछ और क्वेरीज है, कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम हम कितने क्वेश्चन सेफली लाइक अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं एक चीज बोलूंगी, लेवल देखना है पेपर का। वैसे लेवल ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कभी हाई आता है बहुत लो आता है, तो एक मॉडरेट लेवल का ही पेपर हमेशा एम्स सेट करता है, जो आपने मैक्सिमम टाइम बच्चों के अगर रिव्यू ले तो यही बोलते कि ठीक ठाक था पेपर। ना तो हम उसे लो बोल सकते हैं, ना ही हम उसे बहुत हाई स्टैंडर्ड पेपर बोल सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगी आपसे कि अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो बेस्ट है। ऐसा ना हो कि चारों ऑप्शन में डाउट है हम वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन 50-50 वाले क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हो। बिना रिस्क लिए कंपटीशन है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रिस्क के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी इतने नेगेटिव में चले जाते हैं कि हम शायद रैंक में आते आते भी स्लिप हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर एवरेज देखें 160 में, तो मैं यही बोलूंगी कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हम 120-130 क्रॉस कर रहे हैं आउट ऑफ 160 मेरे हिसाब से। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आया है, बहुत हाई नहीं है बहुत लो भी नहीं है, और सिनेरियो बेस्ड के है, प्रायोरिटी के क्वेश्चंस है, तो भी कम से कम आप 120 से 130, वैसे तो 130 तो करना ही करना है अगर आपको जाना है तो। 130 से जितना कर लो, 140 कर लो तो वेल एंड गुड है। कुछ बच्चे 145 150 भी करके आते हैं, बट इतना भी मत कर लेना कि बिल्कुल ही नेगेटिव में चले जाओ। आप पेपर को ऐसे करना है और कितने क्वेश्चंस करने हैं हम पेपर के उसी टाइम पे डिसाइड करते हैं। मैं इसके लिए एक चीज आपको बता देती हूँ। जहां पे मैं जब एग्जाम हॉल में बैठी, बहुत सारे नहीं निकले, तब मैंने एक चीज सोचा कि मुझे इस क्वेश्चंस को करने से ज्यादा अपनी स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए। तब मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, और मैंने ये सोच लिया था कि मैं पूरा रिव्यू करूंगी, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस को देख लेती हूँ। मेरे फर्स्ट राउंड में अगर 100 में से अप्रॉक्स मेरे 50 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा समझ में आ गया था कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। अगर मेरे फर्स्ट राउंड में 50% क्वेश्चंस मतलब 40 हैं, उसमें से 20 क्वेश्चंस मैंने फटाफट निकाल दिए, इसका मतलब मैं निकाल सकती हूँ पेपर, और निकला भी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट राउंड में देखना इजी क्वेश्चंस आप निकाल लोगे, बिल्कुल एक बार पढ़ के आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब आप सेकेंड राउंड लोगे तो भी आपके 20 अप्रॉक्स उस 50 में से आपको आ रहे हैं 20-30, लेकिन कुछ पे तो रिस्क लेना पड़ेगा। पूरा तो किसी को भी नहीं आता रहता, 50-50 होता है।
और वो जो थर्ड राउंड होता है ना, इट इज अ रैंक डिसाइडिंग राउंड। ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 1-2 तक सारे बच्चे कर लेंगे, इजी वाले सब निकाल लेंगे। सेकेंड राउंड में भी वो लेंदी क्वेश्चंस है जो पढ़ के पता चल जाएगा ये आंसर है, वो निकाल लेंगे। लेकिन जो थर्ड राउंड है, ये सबसे ज्यादा सेलेक्टिंग राउंड होता है, जहां पे बच्चा अपने माइंड को एकदम वर्स्ट कर चुका होता है कि यार अब नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा शांत रहने की जरूरत है, अपने माइंड को काम रखने की जरूरत है, और ये डिसाइड करना है कि 50-50 में हर तरह से अपना लॉजिक लगाना है, अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। जितनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है वो सब कुछ यहाँ यूज होता है, और यही से हमारा रैंक, हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है। क्योंकि आप वहीं से नेगेटिव में ज्यादा जाने लग जाते हो, या तो आपका नेगेटिव ही ज्यादा हो जाएगा, या फिर आपने जो 50-50 में किया है वो आपका एकदम सही ही चला जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे मेरी बात को? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ ये करना है आपको। तो मैंने बता दिया है, आप पेपर का लेवल देख लेना। ऐसा नहीं कि मैंने 130-140 बोला है तो आप उतना ही करके आओ। अगर उस पेपर में आपको लग रहा है कि नहीं मेरे ठीक ही जाएंगे, और एक बार में जो हम करते हैं वो हमारा हमेशा ठीक ठीक होता है, लगता है कि हाँ ये है, फिर बाद में जब ज्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं, ज्यादा टाइम मिलता है, तो उसी में गलती ज्यादा होती है। तो आप 130-140 तक तो बिल्कुल अच्छा पेपर है तो जाना, नो डाउट। यस, और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा हूँ? मैम इसमें प्रीलिम्स की तरह आएंगे क्या क्वेश्चंस, या फिर कुछ अलग पैटर्न है? जैसे प्रीलिम्स में कुछ वन लाइनर्स भी थे और कुछ भी थे, तो हाँ, मेंस में पेपर ऐसा का ही पैटर्न जाएगा या फिर उसमें? सॉरी। हाँ, मैं कह रही हूँ पेपर में यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, वो सिनेरियो बेस्ड के होंगे, थोड़े क्लिनिकल क्वेश्चंस होंगे, लेंदी क्वेश्चंस भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो आपको लगेंगे इतने बड़े क्वेश्चंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं, देखना पड़ रहा है, बट क्वेश्चंस इजी होते हैं। याद रखना, प्रीलिम्स में थोड़ा सा हार्ड पेपर सेट किया जाता है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल बच्चों को निकालना होता है। बट यहाँ एक्चुअल बच्चों को निकालना काम नहीं है, उसमें से एक जो क्वालिटी हम बोलते हैं ना, जो हमारा प्रैक्टिकल हैंड बहुत स्ट्रांग है, वो बच्चों को निकालना यहाँ एम्स का काम होता है। राइट, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉलेज तो नर्सिंग की है, लेकिन कितने प्रैक्टिस इनकी कितनी अच्छी है, कितना ये नर्सिंग में कितना एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, या फिर कमांड कितनी अच्छी है। तो यहाँ थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होंगे और थोड़े सिनारियो और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एम्स इंटरव्यू नहीं लेता, ठीक है, प्रैक्टिकल्स की चीजें नहीं लेता, लेकिन वो मेंस के अंदर प्रैक्टिकल्स की चीजों को ज्यादा डालता है। कि आपने देखा कहीं सर्जरी हो रही है, पेशेंट को हो रहा है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर उसने जो चीजें की हैं, क्या वो करेक्ट है या गलत है, आपको क्या लगता है? तो आपने जब देखा होगा तभी आप उस चीज को कर सकते हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पे हो सकते हैं जहां ना आपका थियोरी काम करने वाला है, ना जहां कहीं आपका कॉन्सेप्ट काम करने वाला है, वहां पे सीधा डायरेक्ट क्लिनिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो उन सब पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कि जैसे पहले वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आते थे या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे, तो आईवी फ्लूइड चल रहा है, हमने हैंड को एक्सटेंड किया, फ्लेक्स किया, उससे फ्लूइड चलने लग गया, तो क्या ये मेथड करेक्ट है, या पेशेंट को क्या, मतलब इस तरह की चीजें जो है वहां पे पूछी जाती है, जो हम नॉर्मली क्लिनिकल में करते हैं। तो मिक्स ही रहेगा, और जैसा प्रीलिम्स आपने दिया है उससे अच्छा ही पेपर होगा, मैं यही बोलूंगी। प्रीलिम्स से भी अच्छा पेपर आएगा आपका, मेंस बहुत अच्छा पेपर आता है। मैंने 2 टाइम्स मेंस का एग्जाम दिया है नॉर्सेट के अंदर, और प्रीलिम्स मैंने बहुत पढ़ाई करके गई थी कि मेंस तक पहुंचना है, और मेंस का जब पेपर देखा था तो लगा था कि बहुत बढ़िया पेपर सेट करते हैं, बहुत अच्छा पेपर सेट करते हैं। तो टेंशन मत लो, नर्सिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिकल सारी चीजें पूछी जाती है उसमें, थ्योरेटिकल सारी नॉलेज, एक तीर और 3-4 निशाने बोलती हूँ ना, वही वाले क्वेश्चंस होते हैं। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हूँ, या मैं अपने हिसाब से ही बता दूं? बताओ। मैम जनरल मेल्स के लिए कितना मार्क्स चाहिए होता है कट ऑफ क्लियर करने के लिए? मेंस के लिए, जनरल के लिए देखो पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन इस बार भी आपने देख लिया होगा कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता, 65 अप्रोक्स आपके हैं, 60 तो क्रॉस करना पड़ेगा। अगर जनरल कैटेगरी में हम अच्छी रैंक से चाहते हैं कि हमें एम्स अलॉट हो जाए, तो 60 तो चाहिए, ठीक है, 60%। अब कभी वो 5% 7% थोड़ा फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, बट मेंस में सारे सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इसलिए मेंस का कट ऑफ थोड़ा सा जो है अच्छा खासा आता है, 65। ठीक है, 60 तक मान के चलो। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, मेल्स कैंडिडेट के लिए मैं स्पेशली बात कर रही हूँ,
तो आप 60 अप्रोक्स मान के चलो, तो ही आप अपने मन पसंद का एम्स ले सकते हो। कभी वो 5% डाउन भी जा सकता है, 56, 58 ऐसा हो सकता है। बाकी हमें क्यों कम पे सोचना, हमें अपना टारगेट थोड़ा 60 तक ही लेके चलना है कि 60 तक तो होना चाहिए, हो जाएगा, 60 तक में हो जाएगा, ठीक है। फॉर हाँ एग्जाम्पल जी मैम। मैम, अगर गर्ल्स के लिए यूआर कैटेगरी में फॉर एग्जाम्पल 1000 सीट्स हैं, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 सीट्स हैं, तो मुझे अपना टारगेट उन्हीं 1000 में आना रखना होगा, या फिर अगर मेरी रैंक 1200 1300 है तो फिर मैं इसमें नहीं आ पाऊंगी ना? नहीं, इसमें मिक्स होते हैं। जो आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है उस पे नहीं डिपेंड करेगा। जैसे 1000 के अंदर आया, उसमें मेल कैंडिडेट भी है, फीमेल कैंडिडेट भी है, उसके बाद है, लेकिन फीमेल का रिजर्वेशन है तो उनका चांस थोड़ा ज्यादा बन जाता है, ठीक है। मेल के लिए सीट भी थोड़ी सी कम है तो उनके लिए थोड़ा फाइटिंग थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उनकी रैंक उसमें मिक्स्ड ही आती है। और मेल, अब हो सकता है कि 20 रैंक तक कोई मेल कैंडिडेट है ही नहीं, फीमेल है, या 20 रैंक तक कोई फीमेल कैंडिडेट है ही नहीं, सारे मेल कैंडिडेट है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सारे मिक्स रैंक होते हैं। उसके बाद वो फिर सीट का जो होता है डिवाइडेशन उसके बाद होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। वो ऑल इंडिया रैंक होता है जो आपको फर्स्ट टाइम लिस्ट आती है। वो सब टेंशन छोड़ दो, अभी उन सब की टेंशन क्यों लेना कि रैंक सिलेक्शन, वो तो हम तब बात करेंगे जब आप मेंस का एग्जाम दे के आओगे। अभी तो आपका मेंस एग्जाम देना टारगेट है। सिलेक्शन लिस्ट में कैसे आते हैं, नेम कैसे जाता है, वो हम तब बात करेंगे जब आप मेंस का एग्जाम देकर आ जाओगे। अभी सिर्फ टारगेट है कि कैसे कंसंट्रेट करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, करेक्ट एक्यूरेसी हमारी अच्छी हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है हमारे लिए कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, कि अगर हम 130 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं तो हम 130 एकदम करेक्ट करके आ रहे हैं, अपनी तरफ से हम श्योर हैं। लेकिन अपनी तरफ से श्योर होते हैं तो भी ऐसा नहीं होता कि सारे ही ठीक हो, 5-10 हमारे फिर भी गलत हो जाते हैं। हम श्योरिटी के साथ करके आ रहे हैं, ठीक है, तो भी हम ऐसा तो है नहीं श्योर करके आ रहे हैं हम 100 110 तक श्योर है, 20 तो हमने रिस्क ही लिया होगा। 20 तो हर बच्चा रिस्क ही लेके करके आता है कि भाई प्रायोरिटी था और समझ में ऐसा है कि ये भी हो सकता था, ये भी, फिर भी हमने अपनी तरफ से तो ठीक ही किया। सब अपनी तरफ से ठीक करके आते हैं, बट एम्स क्या सेलेक्ट करता है वो नहीं पता आपको, है ना। तो ये चीज है। अभी आपको मेन काम करना है टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी पे काम करो। पेपर्स के, अगर एक दिन में, अभी 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में आप 3 पेपर्स ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आप 45 मिनट्स का टाइम लगाओ और 50 क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ। देखो आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो। और बाकी का पूरा दिन आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स का रिवीजन करो। वहां पे देख लो कि उस 50 क्वेश्चंस मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक हमारी आदत होती है उस टाइम पे बैठ के करने की, और कुछ नहीं। इसलिए नहीं कि हम नया क्वेश्चन कुछ निकाले, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी प्रैक्टिस कर सके। 3 दिन में 3 पेपर टाइमर के साथ लगाओ, 45 मिनट्स 45 मिनट्स 45 मिनट्स ऐसे, और बस 3 दिन में प्रैक्टिस कर लो। और बाकी का जितना टाइम होगा इसके अलावा वो सब थ्योरी रिवीजन में देना। उससे ही आप टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करना, फटाफट से सारे क्वेश्चंस को अपनी नजरों से निकाल देना। क्योंकि कोई बच्चा पहली बार ही एग्जाम में बैठेगा, प्रैक्टिस उसने की ही नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है ना। ये सब चीजें ध्यान देनी है। और कुछ क्वेश्चंस है, और कुछ क्वेश्चंस है, जल्दी पूछेंगे। यस, और कोई डाउट नहीं है कुछ? तो मैंने जो चीजें बताई हैं वो ध्यान रखना है। पेपर में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, टाइम मैनेज करना है, क्वेश्चंस पूरे पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि पढ़ोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा वो क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेंथी क्वेश्चंस देखकर छोड़ना नहीं है, ठीक है। टाइम मैनेज हो इसके लिए हमें राउंड्स में करना है। फटाफट से अपनी नजरों से एक बार रीड किया, आ रहा है, फटाफट से वो क्वेश्चंस पहले राउंड में कौन से करते हैं जो हमें अच्छे से आ रहा है, एक बार रीड करते ही आंसर डायरेक्ट हमारा निकल रहा है, वो क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड में हम वो करते हैं जो थोड़े से हमें क्लिनिकल लगते हैं। क्लिनिकल वाले कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जो कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है। या फिर आपके जैसे ड्रग कैलकुलेशन है, जिसमें आपको पता है कि ड्रग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे जीटीपीएल का क्वेश्चन है, आपको पता है कि फॉर्मूला लगा के मुझे निकालना पड़ेगा, तो सेकेंड राउंड में वो सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। इसी तरीके से हमें पेपर्स को करना है। लास्ट में हमें वो करना है जहां 50-50 में कंफ्यूजन हो। 50-50 तक हम रिस्क ले सकते हैं तो ही हम सेफ जोन में जाएंगे। अगर हमें 4 ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो रिस्क लेना ही नहीं है, क्योंकि वो 100% आपका गलत होने वाला है, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है, टेंशन नहीं लेना, एंजाइटी नहीं लेनी, एग्जाम से पहले अच्छी नींद लेकर जानी है,
क्योंकि आपने जो पढ़ा है, नर्सिंग का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से है, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो अपने अंदर वो क्वालिटी है। ये हमेशा याद रखना, आपके अंदर वो क्वालिटी है और आप कर सकते हो। आप इतने 80-85 हजार बच्चों में से सेलेक्ट होके एम्स ने आपको बुलाया है सेकंड स्टेज के लिए, तो आपके अंदर वो क्वालिटी जरूर है जिस वजह से आप वहां जा रहे हो। चाहे वो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग से हो, अटेम्प्टिंग से हो, या फिर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, कुछ तो क्वालिटी है। हर बच्चे में एक यूनिक क्वालिटी होती है, तो अपनी क्वालिटी को पहचानो और उसका यूज अपने मेंस के अंदर करो। अपने नोट्स को पक्का पक्का क्या करना है, कैसे रिवाइज करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। 3 दिन में आपको क्या क्या चीजें करनी है वो मैंने आपको बता दिया। आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे वो मैंने बता दिया। एग्जाम हॉल में आप कैसे काम करोगे वो मैंने आपको बता दिया। तो इन सारे बातों का ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम हॉल में जब जा रहे हो, एक रात पहले कुछ नहीं करना। 3 दिन है ना नोट्स रिवीजन के लिए, अच्छे से रिवाइज कर लो। सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आपने पढ़ा है, प्रीलिम्स में तो सब कुछ किया था, उसी को दोबारा से रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना, कुछ नया देखने की कोशिश मत करना। जितना अंडरस्टैंडिंग है, जितना आपको आता है, उसी के बेस पे अपना मेंस देकर आओ। नया सीखने का लास्ट के डेज में कुछ भी नहीं करना, नहीं तो बना बनाया कॉन्सेप्ट भी बिगड़ सकता है जो पहले से पढ़ा हुआ है। इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्जाम हॉल में जब जाओगे अच्छी नींद लेकर जाना, सुबह टाइम से उठना, ब्रेकफास्ट करके जाना, ब्रेकफास्ट जरूर करके जाना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट जरूर करके जाना है, लिक्विड वगैरह रखना है, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, क्योंकि ये आपका 1 घंटे का पेपर नहीं है, ठीक है। इसमें आपको 2-3 घंटे की सिटिंग है, तो आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखोगे, ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाओगे। एग्जाम से पहले नींद नहीं निकालनी है। जहां बच्चे सो जाते हैं, अपने माइंड को पहले ही सुला देते हैं। आपको अपने माइंड को सबसे अलर्ट और एक्टिव मोड में रखना है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि हम जब सीबीटी में जाते हैं तो हमें कुछ टाइम पहले ही बिठा दिया जाता है, और उस टाइम पे बैठे बैठे हम इतने बोर होते हैं, कुछ लोगों को नींद आ रही होती है, कुछ लोग सो ही जाते हैं। तो हम अपने माइंड को स्लीपिंग मोड में नहीं डालेंगे, हम अपने माइंड को अलर्ट रखेंगे। जहां बच्चे सो रहे होंगे वहां पे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लिक्विड लेके अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, मुंह हाथ धो के अच्छे से बैठ जाएंगे कि यस, अब आज का ये 3 घंटे का टाइम जो होगा वो मेरी रैंक को, मेरी सिलेक्शन को, हर चीज मेरा डिसाइड होने वाला है, यही सब कुछ करने वाला है। तो मैं अलर्ट और एक्टिव मोड के साथ इसी दिन का इंतजार इतने टाइम से कर रहा था, इतने महीने से प्रिपेयर कर रहा था, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। और मैं अपना पूरी शिद्दत के साथ तन मन धन, कहते ना, शाम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा और अपनी पूरा 200,000% देकर इस पेपर को करके आऊंगा। उसके बाद सब कुछ एम्स के हाथ में है कि वो मेरा क्या लिस्ट में नाम निकालता है, क्या मेरा रिजल्ट निकालता है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से अपना कर्म करके आना है। आपने अपना कर्म अच्छा किया है, आपने सारी पढ़ाई की है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बट वो 3 घंटे डिसाइडिंग है, ठीक है। कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कितने करने हैं, आपके हाथ में है। कुछ बच्चे फर्स्ट सेकेंड राउंड में हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, बाद में पता चलता है और ही हार्ड था, क्या पता हम वही अटेम्प्ट कर देते। ये पछतावा बाद में नहीं करना है। पेपर जब 45 मिनट का टाइम है, 45 मिनट्स का टाइम है, उसी टाइम पे सोचना है कि नेक्स्ट का राउंड मुझे नहीं पता हार्ड वाला होगा, इजी होगा, कैसा होगा, बट इस राउंड में मुझे जितना मेरी तरफ से एफर्ट्स है वो मैं पूरा लगाऊंगा। जितना मुझे अच्छे से आता है उतना मैं जरूर करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले राउंड का मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है पूरा रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन डाल दे, तो मैं क्या करूंगा उसमें। आप कुछ नहीं कर सकते। अपने हर एक राउंड को, अपने हर एक सेक्शन को बेहतरीन तरीके से करते हुए निकलना है। और कोई आपको 10-15 मिनट का टाइम नहीं दिया जा रहा, पूरा 45 मिनट्स का टाइम है। तो बहुत अच्छे से अपने माइंड को, पूरे क्वेश्चंस को अपनी नजरों से निकाल सकते हो और बेस्ट क्वेश्चंस को कर सकते हो। और कोशिश करना कि उस 40 में से कम 50% से ज्यादा ही सारे सेक्शन में करो। मतलब 40 है तो मुझे लगता है इतना हार्ड तो नहीं सेट करेंगे, इतना तो कोई भी बच्चा नहीं होगा कि सिर्फ 20 ही क्वेश्चन कर पा रहा है, उसमें से 30 तक तो करोगे ना। 30 से ज्यादा हो जाए एक सेक्शन में तो बहुत अच्छा है। कोई सेक्शन ऐसा भी हो सकता है जहां आपको 35 क्वेश्चन हो रहे होंगे, कोई सेक्शन ऐसा भी हो सकता है जहां पे आप 32 या 30 पे ही रह जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो ओके है, ऐसा कुछ ज्यादा मत हर्ट हो जाना या अपने माइंड को डिप्रेस मत कर लेना। हो सकता है लास्ट वाला सेक्शन, कुछ बच्चों का ओबीजी अच्छा होता है तो ओबीजी वाला सेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। 38 तक भी बच्चे करके आए हैं उस सेक्शन में, क्योंकि उनका ओबीजी पीडियाट्रिक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उन्होंने उसमें 40 में से 38 क्वेश्चन भी किया। मैं पहले के बच्चे की बात कर रही हूँ। और कोई सेक्शन ऐसा भी था जहां वो 30 तक ही पहुंच पाए, 20-30 तक ऐसा। तो वो पूरा टोटली ओके है। वो डिसाइड आप उसी टाइम पे बैठ के करोगे, मेरे कहने से वो चीजें नहीं होंगी, है ना। तो ये करना है मेरी तरफ से। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई डाउट है इसके अलावा,
तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आपके इस 3 दिन की जर्नी में आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में प्रीलिम्स में गए ही हो, वही सारी चीजें लेके जानी है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है, क्या क्या चीजें करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, बाद में कुछ भी ऐसा नहीं करना कि बाद में पछताना पड़े, शायद मैंने इसमें अटेम्प्ट कर लिया होता, शायद मैंने ये कर, शायद नहीं, अभी करना है। अपने माइंड को इतने टाइम से ट्रेन इसीलिए कर रहे हैं कि उस टाइम पे हम अपनी सारी चीजों को, माइंड को, प्रेजेंस ऑफ माइंड को, स्मार्टनेस को, सब कुछ वही यूज कर सके। हर सेक्शन में 45 मिनट का टाइम है, 45 मिनट का टाइम है, सोचने का पूरा टाइम है, यूटिलाइज करो। कोई बच्चा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आपका अपना काम, अपना कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान होना चाहिए अपने पेपर पे, क्योंकि ये एक एक नंबर मेरी रैंक को, मेरे सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो उस पर पूरा ध्यान देना है। यस, और कोई बच्चा जो कुछ पूछना चाह रहा हो? क्या एंड करें हम सेशन को? कैमरा वैमरा ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि कुछ। मैम इमेज बेस पे एक क्लास ले लीजिए प्लीज। अच्छा, मेरी जो लास्ट क्लास है उसमें मैं इमेज ऐड कर दूंगी, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स, वैसे ओबीजी की इमेज की बात कर रहे हो या वैसे? ओबीजी की तो मैंने इमेजेस कराए हुए हैं। ओबीसी का और मैम, बेसिकली ओबीसी का। ठीक है, ठीक है, तो मेरा एक सेशन 26 को होगा, जिसमें मेरा 4 आवर्स का पूरा आपका मेंस का है महामैराथन सेशन, उसमें मैं सारे इमेजेस ऐड कर दूंगी, जिससे हम इमेज को एक बार पूरा रिव्यू कर ले। ओबीजी का हो, वो है प्रैक्टिकल है, प्लेसेंटा है, ये सारी चीजें मैं उसमें बता दूंगी। ठीक है ओके मैम। मैम वीडियो बेस भी आएगा क्या? वीडियो बेस्ड 2 टाइम्स एम्स ने पूछा था, उसके बाद नहीं आया, बट अपने आप को ट्रेंड रखो। वीडियो वाले क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत हार्ड नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। मैं बता दूं, वीडियो वाले क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जस्ट वीडियो को देखो, 15 to 16 सेकंड्स का वीडियो होता है, 10 सेकंड्स का ऐसा वीडियो होता है, उसके बाद उसके ऑप्शंस दिए होते हैं। आपको जो क्वेश्चंस में पूछा है कि इस वीडियो को देखकर आप बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर जो प्रोसीजर्स दिखाया गया है, ये प्रोसीजर कौन सा है, या इस प्रोसीजर में क्या गलती हुई है, वो इन ऑप्शन में से सेलेक्ट करो। तो बस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी। 1-2 बार ही एम्स ने वीडियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा, उसके बाद से कभी आज तक नहीं आया, इमेजेस ही आए, वीडियो नहीं आया। ठीक है, तो आए उसके लिए भी तैयार रहना है। वैसे तो आएगा नहीं, जहां तक चांस है कि वीडियोस नहीं आएगा। नीट पीजी में पहले पूछा गया था, तो हमारे एग्जाम में भी 2 टाइम्स वो पूछ लिया था। उसके बाद से अभी तक नॉर्सेट के एग्जाम में नहीं आया है, सिर्फ इमेज बेस्ड और प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, नहीं आया है। बट आए तो ओके, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। वो थोड़ा सा बच्चे एकदम हौच पौच हो जाते हैं, अरे यार वीडियोस, बट 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस में वो वीडियो भी चला देंगे तो कहाँ से ही बच्चा टाइम मैनेज कर पाएगा ना, मुश्किल है, नहीं आएगा। यस, और कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया आपका डाउट? ओके। अब मैम लास्ट में एग्जाम के पहली वाली नाइट अच्छी नींद करने की टिप्स दे दीजिए। वो तो आती क्योंकि नहीं है। लास्ट जब मेरा प्रीलिम्स था तो लिटरली मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई हूँ, तो पता नहीं एंजाइटी की वजह से हो जाता है। तो हो अब जाता है। मेंस के लिए आई डोंट वांट कि ऐसा फिर से हो। मैं ये बोलूंगी 2-3 दिन का टाइम है, थोड़ा सा अगर आप योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा सा करना, 2-3 दिन तो जरूर कर लेना। अलोम विलोम पता है ना, जो डीप ब्रीथ करते हैं और फिर वो करते हैं, उससे थोड़ा सा माइंड हमारा रिलैक्स होता है। ठीक है, लाइट ऑफ करना, नींद नहीं आएगी। मैं लिटरली बता रही हूँ, जब मेरा एग्जाम था तो हम कितना भी किसी को गाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हम कभी भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। इवन एग्जाम देने जाऊं तो वो रहता है, यार कब सुबह उठूंगी, ऐसे जाऊंगी, ये करूंगी, माइंड में वही चीजें चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी रेस्ट करना। और मुझे, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं सो जाती थी और एकदम से लाइट खोल के पेज खोल के देख रही हूँ, और यार वो याद कैसे नहीं आ रहा था मुझे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरे अंदर इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी होती थी कि मैं रात को सोते सोते भी, नींद में भी मेरे माइंड में वो सब घूम रहा है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, अबगार फॉर्मूला, ये सारी चीजें घूम रही है। और कहीं पे भी अगर वो माइंड में स्टक हो गया, एक एट द एंड कुछ भी चीजें अटक गई कि यहाँ पे कैसे नहीं याद आ रहा, इसकी वैल्यू कैसे, उसी टाइम उठ के देख रही हूँ कि यहाँ पे ये चीजें हो रही है। बट आप एक चीज करना कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, और जो मैंने नहीं पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप ये क्यों सोचोगे कि यही से क्वेश्चन सारा आ जाएगा? हमेशा बी पॉजिटिव, अच्छा सोचना है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि भाई ये नहीं पढ़ा, यहां से आ गया, तो हमें स्ट्रेस होगा, तो हमें एंजाइटी होगी, तो हमें टेंशन होगी। हमें ये सोचना है कि जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, और पेपर पूरा नर्सिंग का बनने वाला है, तो मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूं, मैंने नर्सिंग की इतनी प्रैक्टिस की है, मैं पेपर अच्छा ही करके आऊंगी। ठीक है, थोड़ा ऐसा पॉजिटिव सोचेंगे ना तो नींद आएगी। अच्छा सोच के सोना है, ठीक है? तो मैम थैंक यू सो मच।
ओके, तो इस सेशन को एंड कर दे। अच्छे से पेपर करके आना, मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। सारे बच्चे मुझे मेंस में मिलने चाहिए, ठीक है। कहाँ पे सेंटर पड़ा है आप लोगों का मेंस के एग्जाम में? नोएडा। आप मिलने से, हाँ नोएडा नोएडा। नोएडा, चलो भाई, तो नोएडा में मिलते कोलकाता। हैं हम। नोएडा, ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नोएडा में, मेंस के बाहर एग्जाम हॉल से कोलकाता में। निकलते ही। ओके, चलो कोलकाता तो मुश्किल है, बट नोएडा वाले बच्चे तो मिल सकते हैं, है ना। तो ट्राई करेंगे, आप अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट देके आएंगे 1000%। कंटेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ आपने पढ़ा है, आपने मेंस तक आए हो तो बहुत अच्छा ही आपके अंदर है। एम्स ने आपको सेलेक्ट किया है, कुछ सोच के सेलेक्ट किया है, तो उनके मजबूत इरादों पे खड़े होकर आना और अच्छी रैंक लेकर आना, ठीक है। पेपर अपना बेस्ट तरीके से करके आना। पीडब्ल्यू की पूरी टीम की तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया जाएगा, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। इन 3 दिन तक नेगेटिव से दूरी बनानी है। गलत बात, गलत कोई चीज कुछ भी नहीं सोचना। क्या होगा नहीं होगा ये हम थोड़ी ना करते हैं, हम तो अपना कर्म करते हैं, हम अपना काम करके आएंगे, हम अपनी ईमानदारी से 3 दिन पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से अपना पूरा पेपर करके आएंगे, और रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा जब हमारी मेहनत होती है, ठीक है। तो अब कुछ भी बुरा बुरा कोई ख्याल ऐसे नहीं लाने हैं जिससे हमें टेंशन हो। हमें सोचना है कि हमें इस 3 दिन में अपनी तरफ से बेस्ट करना है, और उसका सब कुछ जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमें नॉलेज हुआ है आज, सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई नहीं होती। एग्जाम हॉल में, इस मेंस के एग्जाम में आपको वो भी चीजें टकरा सकती है जो आपने अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे कभी किया हो, मैं आपको बोल रही हूँ। तो वहां पे हमारी पूरी 4 साल की नर्सिंग और उसकी प्रैक्टिस भी होती है, उसके साथ साथ हमारी थियोरेटिकल प्रिपरेशन भी होती है जो हमने अभी किया हुआ है, कंपटीशन की तैयारी भी होती है। तो वो सब कुछ आपको उस 3 घंटे जो भी आपका टाइम है उसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कूल माइंड से अच्छे से पेपर करके आना, रिजल्ट बढ़िया आएगा। ओके, चलो, तो मुझे लगता है कि रैंकर्स निकलने चाहिए हमारे यहाँ पे। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, उसमें से रैंकर्स निकलने चाहिए। और जब हम फर्स्ट रैंक की सोचते हैं तो यस, हम अंडर 58 या अंडर 100 रैंक तो आ ही जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी रैंक चाहिए आप लोगों से, मुझे बहुत उम्मीद है मेरे बच्चों से कि जिन्होंने बहुत अच्छी परसेंटाइल के साथ, और कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैम यहाँ तो 98 99 परसेंटाइल वाले हैं, तो क्या 76 परसेंटाइल हमारा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन है, क्या हम उन बच्चों से फाइट कर सकते हैं। बहुत बच्चों के माइंड में ये बातें हैं। तो मैं एक चीज बोल दूं, यहाँ पे 80 नर्सिंग और सिर्फ 20 नॉन नर्सिंग था, जिसकी 20 नॉन नर्सिंग की वजह से किसी बच्चों की बहुत अच्छी रैंक परसेंटाइल बन गई है। और हो सकता है नॉन नर्सिंग किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं आता था, जिसकी वजह से परसेंटाइल आपकी थोड़ी कम आई है। तो आप ये मत सोचना कि आप मेंस को फाइट नहीं कर सकते, आप मेंस में अच्छी रैंक नहीं ला सकते, आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, ठीक है। तो ये माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि क्या मैं उन बच्चों से फाइट कर पाऊंगा जो 99 परसेंटाइल लेके आया है। भाई वहां नॉन नर्सिंग भी था, और नॉन नर्सिंग ना पूरा गेम चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस चीज को माइंड से निकाल दो, आप बहुत बेस्ट परफॉर्म करके आ सकते हो और बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हो, ठीक है। नर्सिंग जितना आपको आता है उतना सब बच्चे को आता है, तो ये टेंशन अपने माइंड से निकाल देना। ओके, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 26 के सेशन में, महामैराथन सेशन में धमाल मचाएंगे, ठीक है। और पूरा होल रिवीजन इस 3 दिन में बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो, आई थॉट, मुझे लगता है थैंक किसी यू मैम। बच्चे का कोई क्वेश्चन थैंक नहीं यू रहा मैम। होगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके, बाय बाय।